हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का यानी इतिहास का सेट 1 का फुल सॉल्यूशन को देखेंगे, सेकेंड टर्म का। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके आधार पर ही क्वेश्चन किस प्रकार से बनाने हैं, इसी आधार पर बनाने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि किस प्रकार से है। तो कुल प्रश्न जो है वो 19 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। 1 से 7 तक 7 क्वेश्चन है, इनमें से 5 का उत्तर देना है, जिनमें से कि 2 हर एक का 2 नंबर निर्धारित है। लेकिन मैं यहाँ पर सभी का उत्तर बताऊँगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक निर्धारित है। यहाँ भी 7 क्वेश्चन है, 5 का उत्तर देना है और ये 3 नंबर वाला है। इसका भी मैं सभी का उत्तर बताऊंगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं एक सभी का बताते चलूँगा। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 15 से 19 तक, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। मतलब यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 का आंसर देना है और ये 5 अंक वाला है और आपको ये 150 शब्द में उत्तर देना है। तो इस वीडियो में मैं सभी का सॉल्यूशन एक एक करके बताऊंगा और साथ ही आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। सॉल्यूशन के साथ आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को सॉल्यूशन मिल सके। और इससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग को यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था। तो आप लोग को इसे सीधा एक वाक्य में बना करके उत्तर देना है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि द लास्ट सपर चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था। तो कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था, तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को कोलंबस अमेरिका पहुंचा था। आप लोग इसे वाक्य बना करके अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे आप लोग का तीसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं कि पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा की रेनेसा शब्द से हुई है। इसके बाद आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन की एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। तो एज़टेक संस्कृति की राजधानी टेनोच्टिटलान था, ये इसका राजधानी था। इसके बाद आप लोग का पांचवा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो वाटर फ्रेम सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 ईस्वी में किया था। वाटर फ्रेम क्या था, तो ये सूत काटने वाला मशीन था और इसका आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। और कब किया था, तो 1769 ईस्वी में किया था। आप लोग इसे अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। तो केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 27 जुलाई 1694 ईस्वी में हुई थी, केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना। इसके बाद आगे है आपका 7वां नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं मेजी पूर्ण व्यवस्था कब हुई। मेजी पूर्ण स्थापना कब हुई। तो मेजी पूर्ण स्थापना 1868 ईस्वी में जापान में हुआ था। ये पूर्ण स्थापना हुआ कब था, तो 1868 में। और कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। इसके बाद आगे आप लोग के यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन आ गया, यानी सेक्शन बी का है। आप लोग को ये 3 नंबर वाला है और इसका लगभग 50 शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इटली के नगरों का पुनः स्थापना कैसे हुआ। इटली के नगरों का पुनः स्थापना कैसे हुआ, तो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। 12वीं शताब्दी में मंगलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनः स्थापना हुआ। इस प्रकार से इटली के नगरों का पुनः स्थापना हुआ। आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। इसके बाद आगे आप लोग को 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। तो मानवतावाद एक सोच है जो मानव मूल्यों और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। मानवतावाद विचारधारा मानव के कल्याण के विचारों को बढ़ावा देता है। मतलब मानवतावाद ये मानव कल्याण के लिए एक विचार है। आप लोग इसे और भी अच्छी तरीके से बना करके खुद से सेंटेंस लिख सकते हैं। ये एक तरह से टिप्स है, आप लोग इससे अच्छा भी लिख सकते हैं।
इसके बाद आगे जो है 10वां नंबर वाला यहाँ पर देख सकते हैं, एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। तो एज़टेक मेक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में, इंका द अमेरिका में तथा माया मध्य अमेरिका के युक्तान प्रायद्वीपीय में विकसित होने वाली 3 प्रमुख सभ्यताएं हैं। इन तीनों सभ्यता में निम्नलिखित समानताएं हैं। क्या है समानता, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला जो है अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था का आधार यानी कि तीनों सभ्यताओं के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। तीनों का मुख्य आधार क्या था, कृषि ही था। और दूसरा जो था स्थापत्य कला, यानी एज़टेक, इंका एवं माया तीनों सभ्यताओं में विशाल भवन, मंदिर, चबूतरा आदि देखने को मिलता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में तीनों में समानताएं निहित है। इसके बाद आगे आप लोग को यहाँ पर तीसरा जो समानता है वो है समाज श्रेणीबद्ध। एज़टेक, इंका का यहाँ पर माया नहीं होगा, एज़टेक, इंका का माया संस्कृति समाज श्रेणीबद्ध रूप में पाया गया है, जो यूरोप के अन्य समाज से अलग है, क्योंकि इनमें किसी को संसाधनों का निजी स्वामी नहीं बनाया गया है। मतलब कोई एक इसका स्वामी नहीं है, इसके सार्वजनिक होंगे। इस प्रकार इन उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इन तीनों सभ्यताओं में काफ़ी समानताएं निहित थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों में समानताएं निहित है। इसके बाद आगे 11 नंबर का जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, यह बताना है। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में होने के निम्नलिखित कारण है। पहला, इंग्लैंड में संसाधनों की भरपूर मात्रा थी। इंग्लैंड में संसाधन जो थे वो भरपूर मात्रा में थे। इसके बाद आगे जो यहाँ पर दूसरा नंबर देख सकते हैं कि तकनीकी व विज्ञान क्षेत्र में व्यापक विकास एवं नए नए आविष्कार, जैसे वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल, स्पेनिंग जेनी आदि, इसमें जो इंग्लैंड था वो आगे था। और साथ ही जो तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि सस्ता श्रम यानी कि वहाँ पर श्रम यानी काम करने वाले सस्ते दरों पर काम कर रहे थे। इसके बाद चौथा है कि इंग्लैंड के लोग खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे। इंग्लैंड के पास निपुण इंजीनियर थे, मतलब उनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज था और उनके पास इंजीनियर भी अच्छे थे, इसलिए वहीं पर सबसे पहले जो ये क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर 12 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारक का नाम बताएं। तो औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक निम्नलिखित है। क्या क्या है, तो एक तरफ आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा आविष्कार और एक तरफ लिख लीजिएगा आविष्कारक। इस तरफ आविष्कार और इस तरफ आविष्कारक। तो सबसे पहले है फ्लाइंग शटल के आविष्कारक कौन है, तो जॉन के। इसके बाद स्पेनिंग जेनिंग के आविष्कारक कौन है, तो जेम्स हैरग्रीव्स। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि वाष्प इंजन के आविष्कारक हो गए जेम्स वाट। इसके बाद हो गए कालनजिंग, जिसके कि आविष्कारक हो गए एल विंटनी। इसी प्रकार आप लोग 1-2 और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फिर है 13 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। तो कोरिया ने 1997 में व्यापार में घाटे, वित्तीय संस्थानों के खराब प्रबंधन एवं अन्य कई कारणों से विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न हुआ। इस विदेशी संकट का सामना कोरिया ने निम्न प्रकार से किया। यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो पहला है कि कोरिया इस संकट से उभरने के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सहयोग लिया। मतलब उसने IMF से ऋण लिए होंगे, कर्ज लिए होंगे। इसके बाद आगे जो है दूसरा का नंबर कि यह संकट कोरिया के लिए एक बड़ी आर्थिक संकट के रूप में सामने आया। इससे उबार पाने के लिए कोरिया ने नागरिकों ने गोल्ड मूवमेंट कनेक्शन चलाया, विदेशी कर और ऋण चुकाने के लिए प्रयास किया। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर तीसरा भी है कि यह संकट कोरिया के लिए बहुत एक बड़ी आर्थिक संकट के रूप में सामने आया। इससे उबार पाने के लिए कोरिया के नागरिक ने गोल्ड मूवमेंट कनेक्शन चलाए, विदेश कर, ये वही वाला है दूसरा नंबर वाला। इसके बाद आगे है कि इस प्रकार कोरिया इस 1997 के विदेशी मुद्रा संकट से मुलाकात करते हुए निपटने का प्रयास किया।
इसके बाद आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका है। कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, मतलब तो इसकी क्या भूमिका थी, इसने किस प्रकार खोज की, यही इसमें बताना है। तो जिस भारत की खोज के प्रयास में 1492 में अमेरिका की खोज हो गया, भारत की खोज में ही अमेरिका की खोज हो गया, उस भारत खोज के बारे में जानना हमारे अध्ययन के काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उपरोक्त संदर्भ में जहाँ तक भारत की खोज में वास्को डी गामा की भूमिका का प्रश्न है, तो इन भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि भारत की खोज का प्रयास फ्रांस, पुर्तगाल व स्पेन के नरेश द्वारा कार्य किया जा रहा था। इस क्रम में पुर्तगाल नरेश की सहायता से क्रिस्टोफर कोलंबस ने 87 सहयोगियों के साथ भारत की यात्रा पर निकल पड़ा, किंतु वह भारत न पहुंचकर अमेरिका पहुंच गया। मतलब सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच गया और अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज कर दी। कहा जाता है ना कि अमेरिका की खोज किसने की, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। इसके बाद आगे देख सकते हैं, आगे आप लोग को लिखना है कि इस खोज के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल के मन में भारत की खोज आसान हो गई और अथक प्रयास के उपरांत मई 1998 ईस्वी, 1998 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर 1498 होगा, 1498 ईस्वी पुर्तगाली नरेश मैगुएल प्रथम के आशीर्वाद से भारत के केरल स्थित कालीकर पहुँचे, जहाँ के स्थानीय राजा भेजारिन ने उनका स्वागत किया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की उपाधि थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया की उपाधि किसे मिली थी। इस प्रकार वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर पश्चिम देशों के लिए व्यापारिक मार्ग खोज किए और उसने इस प्रकार भारत की खोज की। इसके बाद आगे आप लोग आगे 15 नंबर क्वेश्चन यानी सेक्शन सी आ गया, यानी 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला जो है कि 15 नंबर वाला, पुनः जागरण के उदय और विकास का कारण बताए। इसका उदय और विकास का कारण क्या है, तो पुनः जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो संस्कृति और धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुआ, उन्हें ही पुनः जागरण कहा जाता है। पुनः जागरण के उदय और विकास के कारण निम्नलिखित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि व्यापार तथा नगरों का विकास पुनः जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया। यह हो गया इसका आंसर। इसके बाद आगे है 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन की योगदान का उल्लेख करें। नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदानों का उल्लेख करें। तो 1498 में नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई। आप लोग मॉडल सेट को जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप लोग का टर्म 2 में मॉडल सेट से कम 90% भिड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग 10th और 12th का देखे होंगे, उन लोग को 90% से ज़्यादा टर्म 2 का भिड़ा था मॉडल पेपर से। और आप लोग का मैं PDF के साथ भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ, यानी आप लोग आसानी से PDF भी इसका ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जाकर। इसके बाद आगे देख सकते हैं 17 नंबर वाला क्वेश्चन कि अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका है। तो अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही है, तो यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस आंटलिक महासागर में भूमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। मतलब ये निकले थे भारत की खोज के लिए लेकिन पहुँच गए अमेरिका, और इसी कारण वहाँ के जो निवासी है रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पर 18वां नंबर आप लोग देख सकते हैं
कि औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्पी विशेषताएं क्या थी। तो औद्योगिक क्रांति की समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्पी विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा कि इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा का इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ा। इसके बाद आगे यहाँ पर कि इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोग प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। इसके बाद है कि इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसकी स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है यानी 19 नंबर वाला क्वेश्चन कि पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। तो इसका जो आंसर है आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि चीन की छिंग राजवंश पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा। 1839 से 42 में ब्रिटेन के साथ हुए पहले अफीम युद्ध ने इसे कमज़ोर बना दिया। देश में सुधारों एवं परिवर्तन की मांग उठने लगी। छिंग राजवंश इसमें भी असफल रहा और देश गृह युद्ध के लपेट में आ गया, यानी इस प्रकार गृह युद्ध के लपेट में आ गया। तो ये था आज के वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग का क्लास 9th और 11th का सारा सोल्यूशन इसी चैनल पर कराया जाएगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को सोल्यूशन मिल सके।